टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का और आज मुकाबला करने के लिए हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, जो हमेशा राजनीति को नई दिशा और दशा देती रही है। हमारी मौजूदगी है बिहार की विधानसभा के बाहर, जहां से 9 बार नीतीश कुमार सत्ता की बागडोर संभाल चुके हैं। एक तरफ यहां सत्ता में बदलाव लगातार देखने को मिलता रहता है, पाला बदलने का सिलसिला नेताओं का लगातार जारी रहता है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर यहां की जो सुगबुगाहट है वो किसके सर पर जीत का सेहरा सजाने वाली है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे पहले पटना में थे। पटना में बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जिन्होंने पटना में आकर रोड शो किया और जन समर्थन जुटाने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन चुनावों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप लगातार सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वो आरक्षण है, वो संविधान है, जिस पर रोज चर्चा को घुमाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर मौजूदा सरकार को सत्ता मिलती है, अगर फिर से एक बार 400 पार होता है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो बार बार ये कहता है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया जाएगा, कटौती की जाएगी और वो आरक्षण मुस्लिम आरक्षण में तब्दील कर दिया जाएगा। आज मुकाबला में करेंगे सवाल और पूछेंगे 400 पार का नारा कितना होगा चरितार्थ और क्या ये पूरा का पूरा चुनाव आरक्षण और संविधान के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र से क्या कहा। अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बीजेपी पर निशाना साधा और 400 पार क्यों जरूरी है, ये कैसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया। ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। ये जातीय जनगणना हम करने वाले हैं। 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। कि यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही है। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। ये चुनाव सिर्फ MP चुनने का नहीं है बल्कि PM चुनने का है। ऐसा PM जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। तो 400 पार क्यों चाहिए ये बीजेपी बार बार साफ कर रही है, लेकिन इसी 400 पार पर रार मची हुई है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदलने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी 400 सीट की डिमांड जनता से कर रही है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हैं खास मेहमान कुंतल कृष्णा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजीव रंजन नेशनल सेक्रेटरी हैं JDU के, अजय यादव नेशनल स्पोक्स पर्सन है RJD के हमारे साथ, आदिल हसन AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी
आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बड़ा साफ कर रही है बीजेपी, तो हर मंच से जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है वहां एकदम साफ कर रही है कि 400 पार उन्हें क्यों चाहिए। आज तो असम के सीएम साहब ने भी बता दिया कि हमें काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य बनाना है, हमें मथुरा को सजाना है और इसीलिए हमें 400 पार इस देश से चाहिए। 400 पार उन्हें क्यों चाहिए, उनके मुख्यमंत्री और नेता स्पष्ट कर दिए हैं कि उन्हें और मंदिर बनानी है। हम सब जानते हैं कि 10 साल बच्चा पढ़ता है क्लास 1 से और 10 तक, तो बोर्ड के एग्जाम देता है। अब बोर्ड के एग्जाम में बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं? विज्ञान की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, अंग्रेजी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, अपने भाषा की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ की बात करते हैं। वो बच्चे जो पढ़ने में तेज होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको उम्मीद है कि हम इस पढ़ाई से पास कर जाएंगे, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और भगवान के दरबार में वो बच्चा घूमता है जिसको पता है कि हम फेल होने वाले हैं, हम भगवान के नाम पे पास होने वाले हैं। तो यह ऐसा ही प्रधानमंत्री देश को मिला है कि 10 साल में कोई काम नहीं किया, अब भगवान के नाम पे हमको दे दो। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री आप तो ऐसे बात कर रहे हैं राजेश जी जैसे भारत में मंदिरों की कोई जगह नहीं है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि देश में, भारत में जिसकी संस्कृति ऐसी रही है उसमें मंदिरों की कोई जगह नहीं है। मंदिर बना देना यानी सबसे बड़ा पाप कर देना। अच्छी बात है प्राची जी, मंदिर मस्जिद पे देश में चुनाव नहीं होता है। मंदिर मस्जिद आस्था का चीज है। कन कन में, जर्रा जर्रा में भगवान है। हम में भगवान है, आप में भगवान है, मंदिर में तो भगवान है ही, हमारे घर में भगवान है। लेकिन पेट मंदिर से नहीं भरता है। प्रधानमंत्री बताएं कि 10 सालों में उन्होंने रोजगार क्या दिया। प्रधानमंत्री बताएं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और हम समझते हैं कि दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपने फैसले पर टिके नहीं रहते हैं। चाहे नोटबंदी हो, नोटबंदी हुआ, 1000 के नोट बंद, 2000 क्या चालू, मास्टर स्टॉक। वही प्रधानमंत्री अपने ही 2000 नोट को बंद कर देते हैं, मास्टर स्टॉक। तब फेल प्रधानमंत्री। कोरोना काल आया, बिना सोचे समझे ट्रेन बंद कर दो, हजारों मील पैदल चला दो। और तब नोटबंदी में जो राहुल गांधी कहे थे कि नोटबंदी का नुकसान देश कैसे भोगेगा, आज भोगा है। तो वो आप कहाँ टिके रहते हैं अपने बात पे राजेश जी? आपको 80 करोड़ लोगों को जब राशन मिलता है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आप कहते हैं देखिए देश को गरीब बनाया जा रहा है, राशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी भी गरीबों की संख्या है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे यही वादा कर रहे हैं कि 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो राशन देंगे। तो आप कौन से टिके हुए हैं अपनी बातों पर? मैं एक बात बताएं, 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश के पहले आदमी होंगे नरेंद्र मोदी जी जो झूठ बोलने में नंबर 1 होंगे। क्योंकि इनकी बात दुनिया में कही जाती होगी कि भारत का प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है, लेकिन विपक्ष में रह के राहुल गांधी कोई साबित कर दे कि कभी झूठ बोले हो। हम छत्तीसगढ़ में जो योजना की वादा किए थे मैंने लागू करके दिखाया। मैं राजस्थान में जो वादा किए थे लागू करके दिखाया। तेलंगाना में जो वादा किए थे लागू करके दिखाया। ठीक है, खटाखट गरीबी हटाने का फॉर्मूला आगे जरूर समझाइएगा कि कैसे खटाखट गरीबी आप हटाएंगे। सवाल मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पूछा था, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं था। खैर, आप मोदी पर ज्यादा भाषण दे सकते हैं और मोदी पर ज्यादा सवाल उठा सकते हैं क्योंकि फेवरेट टॉपिक आपके हो सकते हैं। आप क्या गलत कह रहे हैं कुंतल जी, क्या गलत कह रहे हैं? अगर राजेश जी कह रहे हैं कि इस देश को मतलब रोजगार से है, इस देश को मतलब शिक्षा से है, और जब चुनावों में आप जाते हैं तो आप पूरा का पूरा चुनाव मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मटन मंगलसूत्र इस पर ही घुमाने की कोशिश करते हैं। इस देश को मतलब है रोजगार से। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हजारों किलोमीटर सड़कें, इस देश को मतलब है स्वास्थ्य से। दर्जनों नए एम्स, इस देश को मतलब है शिक्षा से। हर रोज 3 नए कॉलेज, दर्जनों सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज, दर्जनों नए आईआईटी, इस देश को उससे मतलब है। राजेश जी को मतलब है जिन चीजों से, कांग्रेस को जिन चीजों से मतलब है वो ये है कि सरकार और प्रधानमंत्री क्यों भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस के एमपी के पास 300 करोड़ और कांग्रेस के मंत्री के पास 35 करोड़ रुपए कैश मिलता है। परिवारवाद पे बार बार कड़ा प्रहार हो रहा है। पूरी कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार है और वो भी परिवार अपने घर पे जिसे अपना घर कहता है, अमेठी वहां से भाग खड़ा हुआ। कांग्रेस की परेशानी यह है कि इस देश में एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा नेता है
जो कि भ्रष्टाचार पे लगातार प्रहार कर रहा है, जो परिवारवाद पे लगातार प्रहार कर रहा है, जो मुसलमानों के धर्म के आधार पे आरक्षण देने में रोड़ा बन रहा है। भाई लालू प्रसाद यादव जी ने तो साफ तौर पे कह दिया ना कि मुसलमानों को हम विशेष आरक्षण देंगे। वो आरक्षण कहां से आएगा? कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष सिर्फ एक चीज पे लगा हुआ है और वो है मुसलमानों का तुष्टीकरण। और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और राजद और पूरा का पूरा विपक्ष किसी स्तर तक नीचे उतर सकता है। तो आप अलग कहाँ हैं? आप भी तो डराकर, कभी समझाकर, कभी मुसलमानों का डर दिखाकर, कभी मंगलसूत्र का डर दिखाकर, कभी आरक्षण का डर दिखाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, जब तक इस देश में मोदी हैं तब तक देश धर्म के आधार पर नहीं बढ़ सकता। जब तक इस देश में मोदी है तब तक इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हक कोई मार नहीं सकता। और जब तक इस देश में मोदी है तब तक राम मंदिर पे फिर से कोई ताला नहीं लगा सकता। बताइए, जब आप इतने आश्वस्त हैं अपने एजेंडे को लेकर, अपने काम को लेकर, तो बार बार क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको कि 400 पार आपको क्यों चाहिए? क्यों बताना पड़ता है बार बार आपको कि संविधान में हम कोई बदलाव नहीं करना चाहते, अगर आपकी मंशा एकदम स्पष्ट है तो? 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि आज भारत इस दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि भारत विश्व मित्र बन सके। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि भारत में सबका विकास हो सके। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि राम मंदिर पे फिर से ताला नहीं लग सके। और हम इस बात को खुल के कहते हैं। राम मंदिर पर ताला लगाने वाली बात कही किसने है? ये जरा आगे जरूर कुंतल जी मुझे समझाइएगा कि राम मंदिर पर कौन ताला लगाने जा रहा है। लेकिन चूंकि बात आपने मुस्लिम आरक्षण की कर दी और आपके नेता भी इसी के इर्द गिर्द बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो एजे यादव जी इस बात का जवाब तो आप ही देंगी ना? खुलकर तो आप लोग कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो खुलकर आपके नेता कहते हैं ना कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण होना चाहिए, जबकि आपको भी पता है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। धर्म की बात कौन करना शुरू किया? बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी। वो मुद्दे से क्यों भटकते हैं? मुद्दे की बात वो क्यों नहीं करते हैं? वो सिर्फ ऐसी ही बात क्यों करते हैं जो धर्म से जुड़ा हुआ हो? कहते हैं राम मंदिर हमने बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। राम मंदिर का राजनीतिकरण ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, इस पे बोल नहीं सकते हैं। गैस सिलेंडर के दाम पे बोल नहीं सकते हैं, पेट्रोल के दाम पे नहीं बोल सकते, सरसों तेल के दाम पे नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ मणिपुर में, बनारस में पहलवान बेटियों के साथ हुआ, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, इस पे वो बोल नहीं सकते हैं। किसानों पे वो बोल नहीं सकते। किसान धरना करने बैठते हैं तो उन्हें आतंकवाद कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? 10 साल जो बीजेपी का रहा हमारे देश में, वो भारत के इतिहास का वो काला अध्याय रहा है। नोटबंदी से देश पीछे गया। मणिपुर जैसी घटना पे अगर कुंतल जी थोड़ा प्रकाशित कर पाते तो अच्छा होता, लेकिन इस पे तो ये बोलेंगे नहीं। धर्म, अगर हम चाहते हैं कि सारे धर्म एक साथ आगे निकले तो इनको मिर्ची लग जाती है। ये सिर्फ महिलाओं पर आपकी ये गंभीरता मुझे एजिया बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये गंभीरता अगर पार्टी को देखकर ना होती ना और अपनी पार्टी में भी आप सवाल उठा पाते तो ज्यादा अच्छा होता। दिला देना चाहता हूँ कि अपने घर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में महिला के साथ, इस बिहार की बेटी के साथ क्या हुआ ये जी, मैं इस बात पे फिर से आपको नहीं ले जाना चाहता। मैं बोल दूं यहाँ पे, अगर आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो मैं भी नरेंद्र मोदी के परिवार पे चली जाऊंगी। इस पे आप कुछ बोल पाएंगे? अगर आप इस तरह की पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो मैं प्रधानमंत्री के परिवार पे चले जाऊंगी। आप इस पे बोले, प्रधानमंत्री जी के परिवार पे आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? वो बात आप नहीं बोल रहे। आप प्रधानमंत्री जी के पत्नी के परिवार के बारे में बोले, स्वाति मालिवाल की बात बोलेंगे। पर्सनल इश्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे पर्सनल देखिए यहाँ स्वाति मालिवाल की बात के अंदर में है। गुंडाराज की बात ना करें, आप परिवारवाद की बात करें तो प्रधानमंत्री जी की एक बात समझाइएगा प्लीज। होगी। एक बात समझाइएगा, अरे एक बात समझाइएगा प्लीज। स्वाति मालिवाल की जब बात होती है तो आप परिवार पर क्यों जा रही हैं? पर्सनल टिप्पणी क्यों कर रही हैं? स्वाति मालिवाल तो इस देश की राज्यसभा सांसद है ना, वो पारिवारिक मामला कैसे हो सकता है? आपने शायद सुना नहीं। पर्सनल कि केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में उनके साथ मारपीट की गई। केजरीवाल राजद और कांग्रेस के साथ ही हैं। अच्छा, जवाब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं। अच्छा, स्टैंड बता दीजिए। नहीं है, अच्छा, स्टैंड बता दीजिए। सुरक्षित नहीं हो। अच्छा, स्टैंड बता दीजिए। सुरक्षित नहीं हो। पर्सनल की बात, महिलाओं के मसले पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते रहिए तो होगा ही महिलाओं की सुरक्षा। स्टैंड बता दीजिए। चलिए एजिया जी अपना स्वाति मालिवाल पर।
किस पे? स्वाति मालीवाल पर। हम लोग चाहते हैं कि ये कुछ पर्सनल बातें अगर हैं तो अगर राजनीतिक मुद्दे पर्सनल कहाँ से उसको है? नहीं जोड़ा एक जाए। सांसद के साथ मारपीट हो रही है सीएम के घर में, ये पर्सनल कहाँ से है? अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल वाले क्या समझेंगे जिन्होंने बिहार में जंगल राज फैला दिया था? अच्छा ठीक है कुंतल जी कम से कम यहाँ तो हम जंगल राज ना बनाएं और एक एक करके सब मेहमानों को बोलने का मौका दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है जैजी, लेकिन आपका जवाब मुस्लिम आरक्षण पर नहीं आया कि आप कैसे दे देंगे जब संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। लालू यादव जी ने कहा, सुनती नहीं है आप अपने नेताओं को? के उस बयान को मैं सुन रही थी, हम्म। वो किसी माइक पे खड़े होके नहीं बोल रहे थे, मीडिया वालों ने इनसे पूछा। अरे तो आप मना भी तो कर सकते थे ना, आप मना भी कर सकते हैं। ने सुना, अरे हर बात पूरे पर देश ने पूरा सुना। मीडिया को डरे दोष ना, दीजिएगा। बोलने दे मुझे अपनी बात, डरिए मत, बात मेरी बोलने दे। हाँ बोलिए। उनसे जब पूछा गया क्या मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने कहा मिलना चाहिए मुस्लिम को आरक्षण। जानते अब हुए भी इसको कि संविधान तोड़ ममोड़ में करके जानते हुए भी कि कभी- संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसके वो तो बाद ऐसे इस पे- बयान देंगे नहीं, तो आरोप लालू लगेंगे प्रसाद ना यादव जी ने तुष्टीकरण के। कहा, ठीक है राजीव लालू रंजन जी। प्रसाद यादव जी ने कहा कि 3700 धर्म अच्छा, सभी अब रुक जाति जाइए सभी जैसे, धर्म अब को आप मिला उसे करके एक्सप्लेन है, करते और रहिए, उसमें उसे मुस्लिम में भी एक्सप्लेन करते आरक्षण रहिए, है। लेकिन जब हमारे संविधान में है नहीं तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे कि संविधान में छेड़छाड़ का अधिकार आपको किसने दिया है। राजीव रंजन जी, जो छेड़छाड़ सवाल का यहाँ अधिकार विपक्ष तो उठा रहा बीजेपी है, वाले कर रुकिए रहे हैं। एक सेकंड, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है भाई वो मौका तो एनडीए देता है ना। आप 400 पार करते हैं, कितने आपके नेता हैं जो इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि 400 पार हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, संविधान में बदलाव हो जाएगा, तो पूछेंगे ना ये कि क्यों चाहिए 400 पार? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के जो ये 10 साल हैं, हिंदुस्तान की आजादी के पिछले 75-77 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 10 वर्ष, इन 10 वर्षों में जिस तरह से आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ, यहाँ जिस तरह से वैश्विक स्वीकृति भारत की बढ़ी, दुनिया के वो मुल्क जो भारत को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते थे, आज उन्हें भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और निसंदेह भारत को लेकर जो एक लोगों की सोच थी वो काफी हद तक बदलती चली गई। भारत ने जो कश्मीर के आतंकवाद को लेकर प्रभावकारी पहल उठाया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, निसंदेह भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो भारत की एक आक्रामक छवि इससे बनी, उससे भी हमें हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में काफी घबराहट पैदा हुई। दूसरी तरफ ये बिहार है, नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। आज राज्य के 2005 के बाद के जो ये आपके 20 वर्ष होने जा रहे हैं, इन 19-20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प हुआ है। गांव-गांव बिजली पहुंची है, हर जगह चमचमाती सड़कें हैं, वो गांव की जो सड़कें हैं वो भी आज पक्की सड़कें हैं, हर घर पानी का, पीने का पानी पहुंचा है। यहाँ जो सामाजिक न्याय को लेकर के 2 बड़े फैसले, एक आरक्षण का जो बिहार फॉर्मूला है, जातीय सर्वे के बाद 2 लाख रुपए हर उस परिवार को मिलेंगे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसकी पहचान हुई है। और इसके साथ साथ शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला, उस पर कई तरह के सवाल लोग करेंगे, लेकिन ये फैसला लेने का साहस जब राज्य की तिजोरी को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी बिहार की महिलाओं से किए वायदे के अनुरूप अडिग थे और उन्होंने इस फैसले को आगे बढ़ाया। तो ये 2 परफॉर्मर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी। नहीं, नीतीश कुमार बिहार में परफॉर्म तब 40 कर की पाए 40 जब तेजस्वी यादव उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने। हर बयान में तेजस्वी यादव तो इस बात का एहसास कराते ही हैं कि आपने खुद कुछ नहीं किया। वो डिप्टी सीएम बने, उनके प्रेशर में आके तो आपने नौकरी दी है युवाओं को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नौकरियों के साथ राजद का क्या अतीत है। अनेक मसले आज भी न्यायालय में सुलझ नहीं पाए, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जारी है। अब नौकरियों के बदले जमीन के मामले को बार बार हम दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर कभी वायदा किया है तो इस धरती पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अगर कहा कि हम बिजली पहुंचाएंगे तो उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया। हर घर अगर पीने के पानी की बात अगर उन्होंने कही तो पहुंचाया। महिलाओं से अगर वायदा किया कि शराबबंदी अगर हम करेंगे तो उन्होंने किया। आलोचनाएं होती है हर राजनेता की, लेकिन बिहार में मीलों अंतर है अपने प्रतिद्वंदियों से, और 40 की 40 सीटें। अगर 400 का लक्ष्य है तो अकेले 10% सीटें बिहार देगा।
नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में। ठीक है आदिल हसन जी, सबके पास रोड मैप है, सब बता रहे हैं कि उनको कितना काम करना है, कैसे काम करना है, लेकिन रार तो मुस्लिम आरक्षण पर छिड़ी हुई है। आपके नेता भी कम नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी तुलना हिटलर से कर देते हैं, कभी तानाशाह बता देते हैं। आपको मुद्दे नजर नहीं आते, बिहार की जनता की परेशानी नजर नहीं आती, जहां मौका ढूंढता है आप भी निकाल ही लेते हैं अपना हथियार। मुसलमान परेशान है, मुसलमान अगर परेशान है तो मेरे नेता बोलते हैं डंके की चोट पे बोलेंगे। और नीतीश जी की बात जो कर रहे हैं, अगर मोदी जी पर इतना विश्वास था तो यही उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। इसी विधानसभा में तेजस्वी यादव के साथ शपथ लिया था, तो आखिर वो मिट्टी में मिल जाना, भाजपा में नहीं जाना, आजाद भारत में उनसे ज्यादा बयान बदलने वाला अगर कोई है उसमें कंपटीशन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में। डीएनए जांच किसका लोगों ने कराया? नरेंद्र मोदी ने अलल एलानिया कहा कि डीएनए जांच कराएंगे, पूरा बिहार बाल काट के नाखून काट के भेजा था, वो डीएनए रिपोर्ट पास हो गया क्या? गुजरात की फैक्ट्री में एफएसएल में कि हैदराबाद के एफएसएल में बतलाएं। अब मुसलमानों को लालू यादव ने कितना टिकट दिया? 29 सीट में सिर्फ 2 टिकट दिया, और वही सन ऑफ मल्ला जिनकी आबादी 2.8 है उनको 3 टिकट दिया। जो शहाबुद्दीन साहब ने पार्टी बनाई, जान दिया राष्ट्रीय जनता दल के लिए, उसको टिकट, उनकी बेवा चुनाव विधवा चुनाव लड़ रही है। जिसने मुसलमानों को गाली दी वाल्मीकि नगर में, उसको आपने टिकट दिया भाजपा से लाके। जो अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बेटा कभी मोतिहारी लड़ते ओपनली सीए का साथ दिया, उसको आप टिकट दिए। समस्तीपुर में जिसने सीए का साथ दिया, भाजपा का स्टैंड लिया, उसको आप टिकट दिए। आप गोपालगंज में और झंझारपुर में जो आरएसएस बैकग्राउंड का, वो महागठबंधन से लड़ रहा है। अजय निषाद जो मदरसा को गाली दिया, तबलीगी जमात को गाली दिया, मुसलमानों को गाली दिया, वो अजय निषाद भाजपा का 3 बार का एमपी चुनाव लड़ रहा है। तो हमारे हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम कब बोलेंगे? और मीसा भारती जी से पूछिए कि आखिर तो रहे लालू यादव मुस्लिम आरक्षण की बात टिकट देने में कीजिए, मैडम टिकट देने में कीजिए, मिलना चाहिए। पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने घर में टिकट दीजिए। 29 टिकट में आप 2 मुसलमानों को देते हैं। सीमांचल में अररिया में तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को लड़ा दिया, जिसको दरभंगा ने रिजेक्ट किया, उसको आप मधुबनी जाकर भेज देते हैं। आप अपने घर में दीजिए। और इस देश में आज तक आजाद भारत में संवैधानिक अधिकार, कभी जात के नाम, धर्म के नाम पर बढ़कर कर रहे हैं, तो मुस्लिम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं लालू यादव, क्या चाहिए? आरक्षण मिला ही नहीं है। और जिस नरेंद्र मोदी पासमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, बार बार बोलते हैं सबका साथ, आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि एक भी मुसलमान एमपी नहीं, एक भी पासमानदा मुसलमान एमपी नहीं, भाजपा से ना मिनिस्टर है। तो बतलाएं, और नीतीश कुमार बतलाएं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बतलाएं कि यही विधानसभा में बोले थे, आखिर वो मरना और भाजपा में जाना क्या मजबूरी थी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं, उनके 45-50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। अगर उन्होंने कोई फैसला जब भी किया है तो बिहार की जनता के हित में किया है। और ये कम से कम आईएमएम जैसी पार्टियों से हमें नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। हमें भी आपसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। हमें पलटू राम जी के सहयोग की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो आदमी अपने वचन पर नहीं रहे, जो अपने जुबान पे नहीं रहे, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नीतीश कुमार बतलाए कि डीएनए जांच का रिपोर्ट क्या है। नीतीश कुमार बतलाए कि पलटू राम किसको कहता है। नीतीश कुमार बतलाए कि मिट्टी में लोगों को भी पता है, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बतलाए कि अच्छा एक एक करके बात करते हैं, आप काउंटर करिएगा। नीतीश कुमार की वैसी जैसे लोग वैसी साहब इस देश के संविधान की बात करते हैं, सब लोग जानते हैं। सत्ता क्या संविधान की बात करिए? अरे भाई, क्या संविधान की बात? इस बार हैदराबाद से ही बन रहा है। उतना भाजपा की औकात नहीं है, इस बार भाजपा की औकात नहीं है। अरे पढ़ना नहीं चाहिए, तोड़ने की बात करते हैं, देश नहीं छोड़ेगा। जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बिरयानी खाने आप और कहते हैं। बैरिस्टर नवाज शरीफ के बिरयानी खाने आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिंदा के मदार पे अडवाणी कहते हैं। बर्बादी है। परेशानी, आप सवाल उठाते हैं और सवाल का जवाब लेना नहीं चाहते हैं। आपने एक सवाल आरजेडी पर, एक सवाल आपने आरजेडी, तैयार है मैडम। एक मिनट बताइए नीतीश कुमार का डीएनए का जांच क्या हुआ? अच्छा रुकिए, एजे अभी आपसे भी सवाल पूछा, का रिपोर्ट क्या हुआ? माइक से रुक जाइए प्लीज, आदल जी प्लीज रुक जाइए। मैं अपनी बात कह करके नीतीश कुमार बतलाए कि मिट्टी में नहीं जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आखिर क्यों चलेंगे? आदल जी यही समस्या है, ऐसे चर्चा नहीं होती है ना, आपको भी पता है। आप चर्चा कर रहे हैं, आपका बोलिया बिस्तर आपके घर से बन गया है। क्यों भाजपा में बैरिस्टर साहब हैदराबाद से जनता जानना चाहती है। 4 लाख वोटों मैं बिहार की बात कर लूं, हैदराबाद की बात
पे है, करूंगी। उसका ही विधानसभा कोई जगह नहीं है। आदिल जी रुक जाइए प्लीज, ऐसे नहीं होगी ना चर्चा। ऐसे भी नहीं बिहार की होगा। जनता की ऐसे चिंता बिहार है की कि नहीं? जनता जानना चाहती है कि एजिया जी, नीतीश कुमार भाजपा अच्छा में रुक क्यों जाइए। एजिया जी, हम सवाल कर रहे हैं तो उसी का, हम आपसे डरने वाले नहीं है, याद कोई नहीं रखिएगा। डरा रहा, हम कोई नहीं आपसे डरा डरने वाले रहा। नहीं यहाँ हैं। तो विक्टिम आपके कार्ड मत विधानसभा में आपने खेलिए, कहा। यहाँ तो विक्टिम कार्ड मत खेलिए। एजिया जी देखिए, जो सवाल पूछा आपसे आदिल जी ने, वो क्या गलत पूछा? आप बनते हैं सबके हितैषी, आप कहते हैं कि मुसलमान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आपने क्या किया? हिस्सेदारी तो दी नहीं। कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया आप लोगों ने? मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं जब। देखिए, अगर हमारी पार्टी बोलती है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है तो कोई गलत बात नहीं करती है। बीजेपी के पास मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। अगर कोई मुस्लिम के हितैषी है तो इंडिया अलायंस के लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं। अगर बीजेपी पे छोड़ दिया जाए तो सीएए और एनआरसी के माध्यम से ये क्या कर देंगे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि समाज को एक साथ लेकर के चलना है तो इंडिया अलायंस ही है जो समाज को एक साथ लेकर के चलती है, एक साथ लेकर के बढ़ती है। टिकट बताने बस थे आपको। अंबानी और अडानी की मुस्लिम चर्चा आरक्षण नहीं तो तब करती। दीजिएगा, अभी आप पैरवी कर रहे थे ना, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कितने मुसलमानों को टिकट आरजेडी ने दिया है? बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा था आदम जी ने। आरजेडी 22 सीट पे लड़ रही है, जिसमें से कि 2 मुसलमानों को दी है, 6 महिलाओं को दी है, और जातीय 18% आबादी है मुसलमानों की। जातीय समीकरण के हिसाब से सबको दिया गया है। और अगर कहीं छूट हुई होगी तो आगे विधानसभा भी आने वाला है, उसमें जरूर मिलेगा। 18% में सिर्फ 2 टिकट हमारे मिला है राजद में मुसलमानों को, जितने इसका भी सवाल वरिष्ठ नेता पूछिए। हैं वो फिर हर ये जाति बात के मानिए ना, ये मुसलमान बात भी फिर है। मानिए ना कि आप लोग भी मुस्लिम आरक्षण का मसला लेकर सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं, लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं। आदिल जी ने, उसमें क्या गलत है? अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों के हित की बात करते हैं। अच्छा एक बात बता हिंदुओं दीजिए। की बात करें, अच्छा चाहे सिर्फ जिस एक बात धर्म की बताइए बात एजिया करें, जी, हम लोग एक चीज समाज का को जवाब उठाने दे की दीजिए बात मुझे। करते हैं। संविधान तो आपने भी पढ़ा होगा, रोज संविधान की दुहाई आप लोग ही देते हैं, ये संविधान बदल देंगे। संविधान की ऐसी कौन सी क्लॉज में लिखा है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं? मैं मान जाऊंगी आप हितैषी, और आपने जो बात कही वो मुद्दों को भटकाने के लिए नहीं कही। जब आरक्षण मिला हुआ है, हमारे संविधान में जो आरक्षण मिला है वो हर धर्म में देखा गया है कि कितनी जातियां हैं जो पिछड़ी हैं। सभी धर्मों को मिला करके पिछड़ी जाति जो 3700 ऐसे कुछ अंक है उसके निकाला गया है, और वो सभी धर्म में से है, और उसमें ये लोग आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, कुंतल जी जवाब दीजिए, फिर राजेश जी आपके पास आऊंगी। इस देश में विपक्ष के लिए मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता इस देश के हर नागरिक के लिए है। ये जो सड़कें बनी हैं इस पे हिंदू मुसलमान दोनों चलते हैं, जो एम्स बने हैं उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का इलाज होता है, जो ईडब्ल्यूएस में कोटा है वो हिंदू मुसलमान सबके गरीब के लिए है। नरेंद्र फिर मोदी क्यों के लिए इस देश का मटन और मंगलसूत्र की याद आती है आपको? ये बात करिए ना, बताइए ना कि आपने इस पे कितनी चर्चा योजनाओं में नहीं करेंगे कितनों को लाभ इस दिया है? देश में बताइए। सेंटिमेंट से आप नहीं खेल सकते। लालू प्रसाद यादव के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण ही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, और लालू प्रसाद यादव का ऐसा मानना है कि सनातन विरोधी बातें करके वो मुसलमानों का सनातन तुष्टीकरण विरोधी कर बातें सकते क्या हैं होती है, जरा और इस पे मुसलमान इसकी वोटों चर्चा का एकीकरण करेंगे। कर सकते हैं। सनातन इसलिए लालू विरोधी प्रसाद किसे यादव- कहा जाता है? इसीलिए लालू आप प्रसाद इसे यादव बताएं। सावन जैसे महीने में मटन बनाते हैं और कांग्रेस के शहजादे राहुल ठीक है, और गांधी आप को ये तय खिलाते करते हैं कि कौन ये सनातन ये विरोधी ये है और कौन ये सनातन के उनको- पक्ष में उनको है। मानना ये अधिकार कुंतल जी उनको आपको मानना किसने दिया? लिखा हुआ है। सनातन विरोधी बात धर्म में कहाँ मुसलमानों लिखा है के कि इस तुष्टीकरण का महीने में सबसे खाना आसान क्या रास्ता है, आदेश इस महीने में नहीं खाना है। अब राजेश जी इस बात का जवाब दे दीजिए जो राजेश जी ने कहा। तुष्टीकरण आप लोग करते हैं, आप लोग बार बार आरक्षण की बात करते हैं। मैं आ रही हूँ, मैं नीचे आ आप रही ये हूँ सवाल सर। कर रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। आप अच्छा जवाब दीजिए राजेश जी। देश को 10 सालों में आप ये लेकर सवाल के पूछ चले पा गए। रहे हैं, ये मजबूत लोकतंत्र की निशानी है जनाब। बैठिए, आप ये सवाल जाइए। पूछ पा रहे हैं कुंतल जी और आप कम सामने से कम सवाल जनता पूछ को पा तो रहे मत हैं। धमकाइए ये ना, मजबूत जनता को लोकतंत्र मत की निशानी धमकाइए, है। जनता को मत धमकाइए। एजिया जी रुक जाइए, एजिया जी बोलिए, बोलिए बोलिए। एक मिनट बैठिए सर, बैठिए बैठिए, बोलिए राजेश जी। हाँ प्राची जी, मुद्दे स्पष्ट है हाँ, कि प्रधानमंत्री नेता को सुनना है कि नहीं सुनना है? प्रारंभिक दिन शब्दों में मैंने कहा है हाँ बोलिए। कि 10 साल देश के हुकूमत करने के बाद देश के प्रधानमंत्री पहले मतदान के बाद कहते हैं कि वोट बढ़ाओ, दूसरे मतदान के बाद कहते हैं कि मंगलसूत्र गायब हुआ, तीसरे में कहते हैं कि भैंसी गायब हुआ, चौथे में रोड शो, पांचवें में आज अच्छा लगा है बहुत दिनों के बाद कि काला टोपी उतार कर गांधी टोपी पर
मोदी को आना पड़ा। यानी कि गांधी है इस देश में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और इस संविधान के पुजारी हम सब हैं। तो आप कैसे 50% का कैप हटा देंगे? संविधान तो आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो लिखकर बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना कराऊंगा। अरे आप कराइए, आप कराइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। संविधान पर जवाब दीजिए ना। इन लोगों से है जो धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात करते हैं, जो इस देश में लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ले लेती हूँ, खड़े होइए सर। सरकार आएगी। अच्छा जवाब, सवाल ले लो। आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, मैं सवाल ले लूंगा। मेरा नाम इंजीनियर राजेंद्र कुमार है। मैडम, आपको जरा सा हम करेक्ट करना चाहेंगे। इस देश में पहला रोड शो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जब हम लोग बच्चे थे, सड़क पर अकेले जा रहे थे। और ये जो प्रधानमंत्री आए हैं, 73 करोड़ 74 लाख रुपया इनके आगमन में खर्च हुआ है। शहर में 5288 गड्ढा हो गया है और 42,000 पुलिस कर्मियों को पूरे प्रदेश से बुलाया गया था। क्या दुनिया का सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को है? जानबूझ के भीड़ इकट्ठा की, बिल्कुल जानबूझ के भीड़ इकट्ठा किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक अच्छी पार्टी होगी इनके लिए, लेकिन जहां तक मूल प्रश्न है रोजगार का, व्यवहार का, महंगाई का और जो सबसे आपसी सौहार्द का, इसका कहीं कोई लेखा जोखा इनके नीचे से लेके ऊपर तक चचा जो इनके है ना, कभी नहीं बोलते हैं। बताइए, अब दीजिए जवाब। प्राची जी, रोजगार महंगाई पर सीधा डायरेक्ट जवाब। फिर आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसका रोजगार इस देश के लोगों के लिए ही है। आप ईपीएफ का उठा के देखें डेटा, और रोजगार की बात वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जिन्होंने आज तक एक रोजगार नहीं दिया। आप बताइए ना, आप कितना दिए, आप कितना दिए ये बताइए ना, जो उन्होंने आप कितना दिए ये तो बताइए। एक नौकरी। इस देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस देश की अर्थव्यवस्था। आप कितनी नौकरी दिए? सर बैठ जाइए, आप तो कम से कम नेता मत बनिए। ये तो कांग्रेस का देन है, सबको कांग्रेस ने शुरू किया हुआ है। आरजेडी का शासन याद कीजिए क्या था। बिहार आतंक का राज था। लोग 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, औरतों को कहा जाता था घर आ जाओ, फोन के लाइन कट गए थे। वो था बिहार में भ्रष्ट का राज। और आज देखिए सुशासन का राज है। वो चार नौकरी की बात। पहले सवाल कंप्लीट होने दीजिए ना, क्यों जनता से लड़ने लगते हैं आप लोग? नौकरी की बात कर रहे हैं, कितनी नौकरियां मिली है, ऐसा रोड मिला, ऐसी बिजली मिली है। नीतीश जी ने बिहार को सुशासन। आप दीजिए जवाब, फिर आदिल आपके पास आ रही हूँ सीधा। जवाब दीजिए, जंगल राज पर जवाब दे दीजिए। बीजेपी जब सवाल रोजगार महंगाई पर पूछे तो नेता कांग्रेस का नहीं होता है, आम जनता। और जब सवाल जंगल राज पर पूछ ले तो भाजपा का नेता हो जाता है। मोदी से मणिपुर के आतंकवाद पर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जिस तरीके से महिलाओं को घसीटा गया, परेड कराया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी को चुप्पी क्यों साध लेनी पड़ी? 80 दिनों तक चुप रहे, 6 सेकंड के लिए कोर्ट के फटकार के बाद ये बोले। इनको तो चाहिए था कि तुरंत जाते और तत्काल कुछ करते, उस समय चुप रहे। बनारस में हो जाता है ये जो बच्चियों के साथ होता है, इस पे ये क्यों नहीं बोलते हैं? पहलवान बेटियों के साथ इन्हीं के ना बीजेपी ऐसे ही जैसे आप स्वाति मालीवाल पर चुप्पी साध लेती हैं जिया जी, जैसे आप स्वाति मालीवाल पर चुप्पी साध लेती हैं, ऐसे वो भी चुप्पी साध लेते हैं। बोलने दे, रुकिए। स्वाति मालीवाल कौन? एक सांसद। सवाल जो सत्ता में है उन्हीं से पूछा जाएगा। और मणिपुर की बेटियां बहुत सुरक्षित है, इसमें क्यों नहीं बोलते? आप देखिए, इनकी सुन लीजिए, यही वोट देंगे आप लोगों को। जनता की भी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, उनकी चिंता कीजिए। बिल्कुल। सत्ता से जो सत्ता में है सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। सवाल यही पूछा जाएगा कि 61,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद क्यों हो गए पूरे देश में? एमएसएमई पूरा सेक्टर, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर इतना बर्बाद क्यों हो गया कि आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज पर गुजारा करने पर आज मजबूर कर दिया है, जिसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए तो आज मणिपुर में क्या हाल है, अशांति है, और बॉर्डर पर क्या हाल है। तो आप कहते हैं एक तरफ मजबूत सरकार, दूसरी तरफ ये बात करते हैं। दीजिए जल्दी से जवाब, फिर आदिल जी के पास आ रही हूँ जल्दी से। रोज 3 नए बनते कॉलेज, रोज 3 नए बनते कॉलेज, 300 से ज्यादा बने हुए मेडिकल मणिपुर कॉलेज। पे बोलिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड हर व्यक्ति को। और आज भारत इस स्थिति में है, घुस के मारते हैं। कोई हमें आंख दिखाता है तो हम उसके घर में घुस के मारते हैं। आज भारत उस स्थिति में है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा शांत हो जाइए। बादल जी कुछ कहना चाह
जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए राय तो फुट किनका दे रहे अरे हैं? बिल्कुल हो रहा है सवाल पूरा। आप बीच में अगर बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा ना। डिस्टर्ब आप करेंगे, डिस्टर्ब आप करेंगे तो जवाब आएगा नहीं। बीच में बोलते रहिए, नहीं आएगा जवाब, जाना पड़ेगा दूसरे नेता के पास। शिष्टाचार आप लोग दिखाइए। बोलिए आदिल जी। प्राची जी पूछिए प्रधानमंत्री से, रवन्ना जो हसन से लोकसभा चुनाव लड़ा, जनता प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, इस देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। 3000 सीढ़ी निकला है। देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। चाइना घुसपैठ जो क्या बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री से पूछिए। 140 करोड़ की बात हो रही है। जो लोग 140 करोड़ के पैकेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप वो लोग लोग सब वही है जो बोलिए। देश तोड़ना और आप जब चाहते सब हैं। बोलेंगे तो जनता का मुद्दा कोई नहीं उठा पाएगा। आप सब बोलिए और एक साथ बोलिए, जोर से बोलिए। यही आता है आप लोग नेताओं को, जनता के मुद्दों पर जवाब देना आता नहीं है। मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद कॉपी पर कुरुक्षेत्र मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ।